वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th के हिंदी व्याकरण के छंद टॉपिक है, जो विषय है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 12th में 6 नंबर का आता है। जैसे अपन ने पिछली बार अलंकार पढ़ा था, तो अलंकार 8 नंबर का प्रकरण है और जो छंद है वो 6 नंबर का है। जो छंद की शुरुआत, छंद को समझाने से पहले एक थोड़ी सी स्रोत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जैसे ये जो है प्रार्थना, हमारी जो पूजा होती है उसके अंतिम चरण, यानी पूजा के अंतिम चरण में हम सभी जो भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। लेकिन जब इस पंक्ति को हम लयबद्ध तरीके से गाते हैं तो उसका जो सीधा प्रभाव है वो हमारे मस्तिष्क में जाता है, और हमारे मस्तिष्क में जितनी भी सूचनाएं होती हैं उस समय से एकदम से हमारा दिमाग में से हट जाता है और हमारी जो आस्था है वो सारी ईश्वर के प्रति आ जाती है। तो छंद क्या करता है? छंद का काम यही है कि जिस पंक्ति को हम लयबद्ध, क्योंकि वो अधिक समय तक जिस वाक्य को या जिस पंक्ति को हम लयबद्ध तरीके से गाते हैं, जैसे आप फिल्मी गीत हैं, उनको बड़ी जल्दी से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। क्यों याद हो जाते हैं? क्योंकि उनमें एक तरह का लय होता है, वो आकर्षित करता है आप लोगों को। तो जो चीज़ हमको आकर्षित करेगी, हम पर प्रभाव डालेगी, हमारे भावों की अभिव्यक्ति करेगी, तो वो क्या कहलाती है? वो जो लय होती है उनके अंदर, वो हमारे मन और मस्तिष्क और दिमाग तीनों पर प्रभाव डालती है। तो ये छंद है, वो छंद भी यही कार्य करता है। जब काव्य के अंदर छंद आ जाता है तो छंद आने से जो पंक्तियां हैं, काव्य होता है, उसमें गेयता, यानी उसको हम गा सकते हैं। गेयता यानी उस पंक्ति को हम गा सकते हैं, तो गेयता आ जाती है। अब हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यथर्वेद। तो ऋग्वेद है, उसमें छंद है, उसके बारे में ये चीज़ बताई गई है। छंदः पादो तु वेदस्य, हस्तो कल्पो यथ पठयेत्, ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्र मुच्यते, शिक्षा घ्राणाम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणाम स्मृतम। यानी जो छंद है उनको वेदों में जो छंद आए हुए हैं उनको पैर माना है, यानी एक शरीर की रचना के अनुसार उसको माना है। कैसे कैसे माना है? जो छंद है उनको मान लिया है पैर, यानी पादों मान लिया है। जो कल्प है, जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं, कल्प है, उनको मान लिया है हाथ। जो ज्योति, जिसको हमको दिखाई देता है, ज्योति, ज्योति को मान लिया है चक्षु, नेत्र। जो निरुक्तम है, जो निरुक्तम है उसको मान लिया है श्रोत्र। जो शिक्षा है, जो शिक्षा है उसको मान लिया हमने घ्राणम। जो शिक्षा है उसको हमने मान लिया है घ्राणम। घ्राणम का अर्थ होता है गंध। जो गंध होती है वो सारे वातावरण में फैल जाती है, तो शिक्षा बन गई है घ्राणम। और जो व्याकरण है, व्याकरण हो गई है मुखम। व्याकरण हो गई है मुखम। तो इस तरीके से एक जो छंद है, उस छंद जो वेद है, वेद में इस तरीके से इन शब्दों को और एक शरीर की रचना के अनुसार इन शब्दों को बांट दिया है। छंद पैर हो गए हैं, कल्प हाथ हो गए हैं, हस्त हो गए हैं, कल्प हस्त हो गए हैं, कल्प हस्त हो गए हैं, ज्योति चक्षु हो गई है, निरुक्तम श्रोत्र है, शिक्षा घ्राणम हो गई है और व्याकरण मुखम हो गई है। अब इसके बाद में हम ये समझते हैं कि जो छंद शब्द है उसकी जो व्युत्पत्ति है, उसकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। तो छंद की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के छद धातु से, संस्कृत के छद धातु से, संस्कृत है उसका जो छद धातु है, उस छद धातु में असून प्रत्यय, असून प्रत्यय, जब हम असून प्रत्यय लगा देते हैं, छद धातु में जब हम असून प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे हमारी, असून जब प्रत्यय लग जाता है तो उससे हमारे छंद की उत्पत्ति होती है। अब यह जो असून प्रत्यय है इसका अर्थ होता है आच्छादित करना, आच्छादित करना या प्रसन्न करना। आच्छादित करना, प्रसन्न करना,
अब किसको आच्छादित और प्रसन्न करेगा? भावों को, जो पाठक व श्रोता, पाठक व श्रोता को भावों के माध्यम से, भावों के माध्यम से उसे ये आच्छादित करेगा। यानी जो भी भाव है, कोई काव्य है, उसके अंदर जो भी भाव है, वो भाव पढ़कर पाठक या श्रोता के मन में क्या भावना पैदा हो रही है, क्या उनके मन में भावों की अभिव्यक्ति हो रही है, क्या वो भावों को सरल समझ रहे हैं या क्या भावों को कठिन समझ रहे हैं, तो यही कार्य करने का काम होता है छंद। अब आचार्य जो वामन हैं उनके अनुसार है छंदासी छादनान। वामन ऋषि हैं, वामन आचार्य हैं। आचार्य जो वामन है, आचार्य वामन, आचार्य वामन ने लिखा है छंदासी छादनान, छंदासी छादनान, यानी छंद वह है जो आच्छादित करे। छादनान का अर्थ हो गया आच्छादित करे। जो काव्य पाठक या श्रोता को आच्छादित करता है वही छंद कहलाता है। वह काव्य जो पाठक को आच्छादित करे, पाठक को आच्छादित या प्रसन्न करे, आच्छादित या प्रसन्न करे, वही छंद कहलाता है, वही छंद कहलाता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। यानी वह काव्य जो पाठक को आच्छादित करे या उसको प्रसन्न करे, उसमें भावों की अभिव्यक्ति को जगाए, तो उसे हम कहेंगे छंद। अब जो छंद की जो वास्तविक परिभाषा है, जो हिंदी साहित्य के अनुसार है, वो हम देखते हैं कि छंद की क्या परिभाषा होती है। यह आपने समझ लिया है कि जो छंद है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के छद धातु में प्रत्यय असून प्रत्यय लगाने से मिलकर हुई है। और छंद अब छंद की जो परिभाषा है जो हमको लिखनी है एग्ज़ाम के अंदर, परिभाषा, अगर आपसे व्युत्पत्ति पूछे की छंद की व्युत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको छंद की व्युत्पत्ति लिखनी है कि छद धातु में असून प्रत्यय लगाने से इसकी उत्पत्ति हुई है। छद धातु में असून, असून का अर्थ हो गया आच्छादित करना या प्रसन्न करना। अब जो छंद की परिभाषा है वो है छंद शास्त्र के अनुसार, छंद शास्त्र के अनुसार जो रचना यति, गति, मात्रा, वर्ण, यति, गति, मात्रा, वर्ण, इनसे मिलकर, मात्रा, वर्ण, इनसे मिलकर बनती है, इनसे मिलकर बनती है, उसे छंद कहते हैं। इनसे मिलकर बनती है उसे छंद कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। किस किस के अनुसार बनेगी? यति, गति, मात्रा और वर्ण। अब इनको समझने के लिए मैं एक दोहा लिख रही हूँ। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये हमने रहीमदास जी का दोहा लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो यति हो रही है, देखो आप कहेंगे रहीमन धागा प्रेम का, तो यहाँ पर अपन को रुकना पड़ रहा है। तो ये पहला चरण, जो चरण की बात करते हैं, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 से भी अधिक चरण हो सकते हैं। ये पहला चरण, यहाँ पर अपन को रुकना पड़ा, तो ये आ गई यति।
यहाँ हम रुक जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए। देखो, रहीमन धागा प्रेम का, फिर आगे बोलते हैं रुक कर, मत तोड़ो छिटकाए, ये आपके आ गया दूसरा चरण। टूटे से फिर ना जुड़े, फिर अपन को रुकना पड़ा जुड़े के बाद में, ये तीसरा चरण। ये यति, जुड़े गांठ पड़ी जाए, ये अपने हो गया चौथा चरण। यानी इस तरीके से जो छंद है उसमें अपने 4 चरण हो गए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अब जो पहला चरण है, अपने पहले चरण में अपन ने बोल दिया रहीमन धागा प्रेम का, इसके बाद में एक निश्चित ठहराव आ गया है अपने। तो निश्चित जब ठहराव आ जाता है उसे हम कहते हैं यति, यानी यति का अर्थ हो गया है निश्चित ठहराव, निश्चित ठहराव। इसके बाद फिर हम उसको लयबद्ध तरीके से गाने लगते हैं। तो ये जो लयबद्ध तरीका, जिस तरीके से हम इसको लयबद्ध तरीके से गा रहे हैं, लयबद्ध तरीके से गाना, वो कहलाती है गति, उसको हम कहेंगे गति। फिर वापिस से यति आ गई है और फिर इसको हम लयबद्ध तरीके से गाएंगे तो यति हो गई है। तो यति अपना निश्चित ठहराव हो गया है, गति यानी जिस लयबद्ध तरीके से हमको उसको गा रहे हैं वो हो गई है। मात्रा, जो मात्रा होती है वो हमेशा स्वर व्यंजनों में होगी, मात्रा हमेशा अपने आएंगी स्वर व्यंजनों में। स्वर जो होते हैं अपने, उसमें हमेशा मात्रा लगी रहेगी, जैसे आ है, ई है, ये अपन आगे चल के चर्चा करेंगे, आपको पूरी मात्राएं बताएंगे, नियम वगैरह। फिर वर्ण है, जो व्यंजन है वो उनमें वर्णों की गिनती होती है। अब इसके बाद में छंदों की क्या उपयोगिता है हमारे काव्य में, कि छंद की उपयोगिता, कि छंद का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो छंद की उपयोगिता, कि किस कारण से हम छंद का उपयोग करते हैं, तो ये छंद की उपयोगिता आ जाएगी। तो छंद की उपयोगिता किस लिए है, एक तो बड़े से बड़े अर्थ, बड़े से बड़े अर्थ को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए, कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए छंद आवश्यक हैं, छंद आवश्यक हैं। जो बड़े से बड़ा अर्थ होता है उसको कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए अपन को छंद की आवश्यकता होती है। दूसरा अपना क्या बन जाएगा, भावों की प्रधानता के लिए, भावों की प्रधानता के लिए, किसमें भावों की प्रधानता होती है। तीसरा अभिव्यक्ति की सहजता के लिए, अभिव्यक्ति की सहजता यानी सरलता के लिए। चौथा हो गया काव्य में गेयता उत्पन्न करने के लिए, गेयता उत्पन्न करने के लिए। तो ये अपने 4 हैं, इन चारों के लिए अपन को छंद की उपयोगिता होती है। एक तो बड़ा सा बड़ा जो अर्थ होता है उसको कम शब्दों में प्रकट करने के लिए हमें इस छंद की आवश्यकता होगी। दूसरा हो जाएगा भावों की प्रधानता के लिए। तीसरा अभिव्यक्ति की सहजता सरलता से हो जाती है। और चौथा हो गया काव्य में जो गेयता है वो उत्पन्न करने के लिए, कि हम उस काव्य को गा सकें, उसको लयबद्ध तरीके से हम पेश कर सकें, इसके लिए भी हमें उसकी आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में छंद कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात करते हैं। जो छंद होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के आते हैं अपने, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब है छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो गए हैं आपके। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा हो जाएगा अपने वर्णिक छंद। एक तीसरा प्रकार और पूछा जाता है मुक्त छंद का। एक मुक्त छंद, एक अन्य प्रकार भी हो जाता है
कि कौन सी रचना छंद मुक्त है? जो आधुनिक काल की जितने भी काव्य रचे गए हैं, आधुनिक काल में, आधुनिक काल के काव्य, उसमें अधिकतर मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। जैसे आपके जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी कविताओं में कई कविताएं छंद युक्त हैं, लेकिन अधिकतर कविताओं में छंद मुक्त रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हैं, उनमें भी छंद मुक्त रचनाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें छंद के जो नियम होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लेकिन मुख्य रूप से हमारे दो ही प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। लेकिन कई बार आपसे पूछ लेते हैं मुक्त छंद, तो आपको इसमें लिखना है कि आधुनिक काल के जो काव्य हैं उसमें मुक्त छंद का प्रयोग होता है और इसमें छंद प्रणाली के नियमों का प्रयोग नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं। अब बात करते हैं अपन मात्रिक छंद की। अब मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, मात्रिक छंद में आप जैसे ही पता चल रहा है मात्राओं का प्रयोग होगा, वर्णिक छंद में किसका प्रयोग होगा? वर्णों का प्रयोग होगा। तो मात्रिक छंद जब काव्य में मात्राओं का प्रयोग होता है, मात्राओं का प्रयोग होता है, तो वह मात्रिक छंद। जब काव्य की रचना वर्णों के माध्यम से होगी, वर्णों को हम गिनेंगे वर्णों के माध्यम से, तो वहाँ वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद में तो केवल वर्णों के अपन अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, जैसे सवैया छंद है, कवित छंद है, मंदाक्रांता छंद है, इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद खुद 3 प्रकार का होता है। वो देखो अब मात्रिक छंद, पहला होता है सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा होगा अर्धसममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद। और तीसरा होगा अपने विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद, इसमें क्या होता है? जो सममात्रिक छंद है इसमें मात्राओं की संख्या सम से पता चल रही है आपको, जो समान होगी। यानी जब चारों चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, मात्राओं की संख्या समान होती है, उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे आपके आ जाएगा चौपाई छंद, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में अपन पढ़ेंगे 16 मात्राएं। अर्धसममात्रिक, इसमें पहला व तीसरा तथा दूसरा व चौथा चरण में मात्राएं समान होती है। जैसे दोहा छंद, दोहा, रोला, ये छंद आ जाएंगे। जैसे इसके पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, फिर वापस से जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 11-11 मात्राएं, दूसरा और चौथा चरण में 13-13 मात्राएं। तो इस तरीके से समान होती है, तो इसे अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक, जब चारों चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है। जैसे कुंडलिया छंद,
जैसे कुंडलिया छंद। ये जो कुंडलिया छंद है इसके प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में मात्राएं असमान रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगी आपके कुंडलिया छंद। तो छंद के प्रकार, छंद दो प्रकार से होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में जब काव्य में मात्राओं का प्रयोग होगा, मात्राओं के द्वारा गिना जाएगा तो उसे मात्रिक छंद, और वर्णिक छंद जब वर्णों के माध्यम से काव्य में गिनती होगी तो वर्णिक छंद। अब जो मात्रिक छंद है वो 3 प्रकार के हो जाएंगे। सममात्रिक, जब चारों चरणों में मात्राएं कैसी होगी, समान, जैसे चौपाई छंद, इसका जितने भी प्रत्येक चरण है उसमें 16 मात्राएं होंगी। अर्धसममात्रिक, पहला व तीसरा होगा और दूसरा व चौथा चरण, उसमें मात्राएं समान होगी। और विषम मात्रिक, जब चारों चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है। तो इस प्रकार से आज हमने केवल छंद की परिभाषा और उसके अर्थ के विषय में पढ़ा। अब जो अपना नेक्स्ट अगला है उसमें अपन मात्राओं के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।